सभी विद्या प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष जो है हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एलटी ग्रेड इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी काव्य धारा जिसका प्रकाशन जो है 1944 ईस्वी में हुआ था, किसका इतिहास ग्रंथ है? बताइए आप लोग, हिंदी काव्य धारा किसका इतिहास ग्रंथ है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का इतिहास ग्रंथ है, या फिर राहुल शंकरितायन का इतिहास ग्रंथ है, या फिर डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का इतिहास ग्रंथ है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का इतिहास ग्रंथ है? तो हिंदी काव्य धारा किसका इतिहास ग्रंथ है? हिंदी काव्य धारा जो है राहुल शंकरितायन का इतिहास ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, या फिर डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारणकाल नाम दिया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस उपशाखा में रखा है? भीतरी उपशाखा में, या फिर बाहरी उपशाखा में, या फिर मध्यवर्गीय उपशाखा में, या फिर इनमें से किसी में नहीं? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बाहरी उपशाखा के अंतर्गत रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? राम भक्ति शाखा, या फिर ज्ञानाश्रयी शाखा, या फिर कृष्ण भक्ति शाखा, या फिर प्रेम मार्गी शाखा? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा ने प्रेम लक्षणा भक्ति को अपनी शाखा का मुख्य आधार बनाया है, साधना का मुख्य आधार बनाया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभात फेरी काव्य की रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, प्रभात फेरी जो है किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की रचना है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, या फिर नारेंद्र शर्मा की रचना है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? बताइए आप लोग, प्रभात फेरी किसकी काव्य रचना है? तो प्रभात फेरी जो है नरेंद्र शर्मा की कविता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम जो है रीतकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, या फिर मिश्रबंधु ने? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम जो है रीतकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो वह है मिश्रबंधु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य थे? बताइए आप लोग, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन थे? पाणिनि थे, या फिर कात्यायन थे, या फिर हेमचंद थे, या फिर पतंजलि थे? तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन थे? तो वह थे हेमचंद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है, अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है? पिंगल भाषा कहा जाता है, डिंगल भाषा कहा जाता है, मेवाड़ी भाषा कहा जाता है, या फिर बांगरू भाषा कहा जाता है? तो अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे जो है डिंगल भाषा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा के योग से पिंगल भाषा का निर्माण हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा के योग से जो साहित्यिक रूप बना हुआ है डिंगल भाषा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? बताइए आप लोग, रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? 42 प्रकाश हैं या फिर 45 प्रकाश हैं या फिर 40 प्रकाश हैं या फिर 39 प्रकाश हैं? तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका जो है केशव दास की रचना है। इसमें जो है 39 प्रकाश में विभाजित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कितने छंद हैं? तो इसमें बताइए आप लोग, इसमें कितने छंद हैं? तो इसमें जो है 1717 छंद हैं रामचंद्रिका में। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। साधारणीकरण की उद्भावना किसने की है? बताइए आप लोग, जो है साधारणीकरण की उद्भावना जो है किसने की है? भरत मुनि ने किया है या फिर भट्ट नायक ने किया है या फिर विश्वनाथ ने किया है या फिर श्री शंकुक ने किया है? तो साधारणीकरण की उद्भावना जो है किसने किया है? भट्ट नायक जी ने किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। नेमिनाथ फागु किस कवि की रचना है? बताइए आप लोग, नेमिनाथ फागु जो है किस कवि की रचना है? तो नेमिनाथ फागु जो है राजशेखर सूरी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या है? कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य रचना इनमें से कौन सी है? बताइए आप लोग, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कौन सी काव्य रचना है? देहात से हटकर है या फिर महास्वप्न का मध्यांतर है या फिर हवा में हस्ताक्षर है या फिर पृथ्वी का कृष्ण पक्ष है? बताइए आप लोग, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कौन सी काव्य रचना है? तो वह है हवा में हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। इस रचना पर जो है कैलाश वाजपेयी को 2009 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस रचना पर, हवा में हस्ताक्षर पर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न संख्या 13 है। पंडित शांति प्रिय द्विवेदी कृत ज्योति विहग किस कवि की काव्य आलोचना से संबंधित है? सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर रामधारी सिंह दिनकर या फिर शिवमंगल सिंह सुमन? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित शांति प्रिय द्विवेदी कृत ज्योति विहग किस कवि की काव्य आलोचना से संबंधित है? सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है? निम्बार्काचार्य के द्वारा या फिर विष्णु स्वामी के द्वारा या फिर रामानुजाचार्य के द्वारा या फिर माधवाचार्य के द्वारा? तो द्वैतवाद के जो संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य रहे हैं वह है माधवाचार्य, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? अभिनव गुप्त की है, श्री शंकु की है या फिर भट्ट लोलट की है या फिर भट्ट नायक की है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? श्री शंकुक आचार्य की है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? बताइए आप लोग, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? फणीश्वरनाथ रेणु या फिर धर्मवीर भारती या फिर देवी शंकर अवस्थी या फिर रामविलास शर्मा? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? तो यह है फणीश्वरनाथ रेणु की पत्रों का संग्रह है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए आप लोग, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र कहते हैं या फिर भाषा शास्त्र कहते हैं या फिर व्याकरण कहते हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे जो है व्याकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? बताइए आप लोग, कवित्त रत्नाकर जो है किस भाषा में लिखा गया रचना है? ब्रज भाषा में या फिर अवधी भाषा में या फिर खड़ी बोली में या फिर राजस्थानी भाषा में? बताइए आप लोग, सर्वप्रथम जो है
कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? तो कवित्र रत्नाकर जो है सेनापति की रचना है। सेनापति ने कवित्र रत्नाकर को ब्रजभाषा में लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक बोली जो है पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? अवधी बोली या फिर बाघेली या फिर छत्तीसगढ़ी या फिर बुंदेली। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोली है वह है अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। जबकि बुंदेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं बल्कि पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं? बताइए आप लोग गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी कृतियों में जो है उत्तरकांड संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं? 2 कृतियों में या फिर 3 कृतियों में या फिर 4 कृतियों में या फिर 1 कृतियों में? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा तुलसीदास की कुल 4 रचनाओं में उत्तरकांड संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं। वही 4 रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहला है रामचरितमानस, दूसरा है गीतावली, तीसरा है वरवै रामायण और चौथा है कवितावली। इन 4 रचनाओं में जो है उत्तरकांड संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? बताइए आप लोग तुलसीदास की किस रचना में जो है संत महंतों के लक्षण वर्णित है? वैराग संदीपनी में, या फिर रामाज्ञा प्रश्न में, या फिर पार्वती मंगल में, या फिर जानकी मंगल में? तो बताइए आप लोग तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? तो वह है वैराग संदीपनी। वैराग संदीपनी में संत महंतों के लक्षण वर्णित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि जो है ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबद्ध नहीं माना जाता है? जम्भनाथ या फिर ध्रुवदास या फिर मलूकदास या फिर सुंदरदास? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्रुवदास जो है ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्रुवदास जो है राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवियों में प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। रीत काल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? बताइए आप लोग रीत काल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? 4 शताब्दियों तक, 5 शताब्दियों तक, 1 शताब्दी तक या फिर 2 शताब्दियों तक? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा रीत काल लगभग जो है 2 शताब्दियों तक चला, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र जी का है, या फिर बच्चन सिंह का है? तो यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है बच्चन सिंह का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? बताइए आप लोग जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? सुमित्रानंदन पंत को, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या फिर जयशंकर प्रसाद को, या फिर महादेवी वर्मा को? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद को कहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, या फिर महादेवी वर्मा है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? तो वह है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग रंग दे बसंती चोला किसका नाटक है? सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, या फिर मोहन राकेश का नाटक है, या फिर भीष्म साहनी का नाटक है, या फिर विनोद रस्तोगी का नाटक है?
तो रंग दे बसंती चोला जो है भीष्म साहनी का नाटक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। लवंगलता किस विधा की रचना है? बताइए आप लोग, लवंगलता जो है किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है या फिर प्रहसन है? तो लवंगलता जो है किसकी रचना है? यह जो है किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास विधा की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। संकल्प में कौन सी संधि है? बताइए आप लोग, संकल्प में कौन सी संधि है? आयाद संधि है, वृद्धि संधि है या फिर यण संधि है या फिर व्यंजन संधि है? तो संकल्प में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा सम प्लस कल्प। इसका संधि विच्छेद होगा, संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस कल्प। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। राजशेखर की काव्य शास्त्रीय रचना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक जो है राजशेखर की काव्य शास्त्रीय रचना है? बाल भारत है या फिर काव्य मीमांसा है या फिर बाल रामायण है या फिर सभी गलत हैं? तो राजशेखर की जो काव्य शास्त्रीय रचना है वह है काव्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।